नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं SBS स्टडी आई के चैनल में। और आज हम बात करेंगे वन लाइनर प्रश्नों के सामाजिक अध्ययन के पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने लगभग 50 से अधिक वन लाइनर प्रश्नों को कंप्लीट किया है, जिसमें हमने 2016 और 2017 के जितने भी वन लाइनर थे उनको कंप्लीट किया है। आज हम 2018 और 2019 के वन लाइनर प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले दो पशुओं के नाम लिखिए। जब बात आती है शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले दो पशु, तो वो है दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ, घड़ियाल और जंगली भैंसें। आगे बात करें कि दो शक्ति के संसाधनों के नाम लिखिए। जब बात आती है दो शक्ति के संसाधनों की, तो पहला है विद्युत संसाधन, दूसरा है जल संसाधन। विश्व की प्रमुख 3 नहरें कौन कौन सी हैं? जब बात आती है विश्व की प्रमुख 3 नहरों की, तो पहली है स्वेज नहर, जो भूमध्य सागर लाल सागर के मध्य पाई जाती है, और दूसरी है पनामा नहर, जो प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर के मध्य पाई जाती है, और तीसरी है कील नहर, जो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के मध्य पाई जाती है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये रिपीट हो सकता है इस बार के एग्जाम में। तो आप ऐसे प्रश्नों को जिनको मैं वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनाता हूं, तो वीडियो को वहीं पॉज करके उन प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में ले लिया करिए, जिससे आने वाले जब भी आपका एग्जाम आएगा आप उनको अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, जल्दी रिवाइज कर लेंगे। और आप हमारी इन वीडियो को ऑफलाइन भी सेव कर सकते हैं, जहां पर आप इन वीडियो को 2-2, 3-3 बार रिपीट कीजिए, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगले प्रश्न की बात करें कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना द्वारा भारत के किन 4 महानगरों को जोड़ा गया है? तो 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को बाई राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा जोड़ा गया है। वही थी हमारी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इसके अलावा 14 जो कुल महानगर हैं उनको भी जोड़ा गया है। किसके द्वारा? कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो बाय रोड इन महानगरों को आपस में जोड़ा गया है। बात करें उस अदालत का नाम लिखिए जिसमें विवादों का निपटारा परस्पर सहमति से होता है। यानी कि वो अदालत जिसमें विवादों का निपटारा होता है वो सहमति से होता है, तो वो अदालत होती है लोक अदालत। आगे बात करें कि भारत में विश्व प्रसिद्ध सोने की खान का नाम लिखिए। तो वो है कर्नाटक के कोलार में पाई जाने वाली कर्नाटक की कोलार खान। आगे बात करते हैं कि बैंकिंग प्रणाली के लाभ क्या हैं। तो देखिए बैंकिंग प्रणाली जितनी उन्नत होती है आर्थिक दृष्टि से, वह देश उतना ही अधिक प्रगतिशील होता है। व्यापारियों को अनेक प्रकार की मदद करते हैं। यही होते हैं बैंकिंग प्रणाली के लाभ। यानी कि अगर बैंकिंग प्रणाली अधिक उन्नत होगी तो देश भी अधिक प्रगतिशील होगा, और ये हमारे जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनको लोन वगैरह देकर हमारे देश के विकास में भागीदारी निभाती है। तो आगे बात करें प्रश्न नंबर के, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ? तो ये हुआ था 1674 में रायगढ़ के दुर्ग में बड़ी धूमधाम से शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ। आगे बात करें कि 1857 की क्रांति किस मुगल शासक के समय हुई थी? तो उस समय जो मुगल शासक था वो था बहादुर शाह जफर। आगे बात करें कि भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष के कोई 2 कारण। तो फ्रांसीसियों का मुख्य उद्देश्य था भारत में व्यापार कर पूंजी एकत्रित कर मेडागास्कर में उपनिवेश स्थापित करना। और बात करें मेडागास्कर, जो कि आपकी पड़ती है साउथ अफ्रीका के नज़दीक, और ये इंडियन ओशियन में आता है मेडागास्कर। तो यहाँ पे उनका उद्देश्य था फ्रांसीसियों का कि मेडागास्कर में हम पूंजी ज़्यादा से ज़्यादा भारत से एकत्रित करें और मेडागास्कर में जाकर उपनिवेश स्थापित करें, यहाँ पे वहाँ पर हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा सकें। तो यद्यपि भारत में सबसे बाद में फ्रांसीसी आए थे, किंतु यहाँ के राजनीतिक षड्यंत्रों में उन्होंने सर्वप्रथम भाग लिया और फ्रांसीसियों ने सूरत व मसूलीपट्टनम में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने तो भारत में अपना राज्य स्थापित करना चाहा। परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के मध्य संघर्ष हुआ। तो यही कारण थे कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष हुआ। आगे बात करते हैं कि बंगाल में दौरी शासन व्यवस्था किसने शुरू की? जब बात आती है बंगाल में दौरी शासन व्यवस्था की, तो ये शुरू की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने? रॉबर्ट क्लाइव। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। तो हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। आगे बात करें कि स्थल मार्ग के किन्हीं 2 साधनों के नाम बताइए। तो स्थल मार्ग में देखिए रेल, बस, आप कार, कई साधन लिख सकते हैं, पर 2 साधन पूछे हैं तो रेल और बस 2 लिख दीजिए, काफ़ी हैं। आगे बात करें कि सौर ऊर्जा से क्या अभिप्राय है। जब बात आती है सौर ऊर्जा की, तो सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, जो संपूर्ण प्रचुर और कभी ना समाप्त होने वाला स्रोत है। इसका प्रयोग विशेषकर गाँवों में खाना पकाने,
पानी गर्म करने और फसलों के सुखाने आदि में किया जाता है। तो यही है हमारा सौर ऊर्जा से अभिप्राय, यानी कि जिस ऊर्जा का स्रोत सूर्य हो, जो संपूर्ण प्रचुर और कभी ना समाप्त होने वाला स्रोत है, वही हमारी सौर ऊर्जा है। इसका प्रयोग गाँव में खाना पकाने, पानी गर्म करने, फसलों को सुखाने आदि में किया जाता है। बात करें मजबूती के आधार पर, बात करते हैं अगले प्रश्न की कि मजबूती के आधार पर लौह धातु के कितने प्रकार होते हैं। तो लौह धातु के देखिए प्रकार 4 होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोटाइट और सिडेराइट। ये अयस्क भी होते हैं। तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोटाइट और सिडेराइट ये लौह धातु के प्रकार होते हैं 4। आगे बात करते हैं कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। जब बात आती है सहारा मरुस्थल तो ये स्थित है अफ्रीका में, और इसके अलावा हम बात कर रहे हैं तो हमारी एशिया में स्थित है, वो है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल जो कि एशिया में स्थित है। एक महान विक्टोरिया मरुस्थल है जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसी प्रकार सहारा मरुस्थल है वो अफ्रीका में स्थित है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि व्यापार के द्वारा वस्तुओं को दूसरे देश में बेचना क्या कहलाता है। जब देखिए वस्तुओं को दूसरे देश में बेचा जाता है तो उसे निर्यात कहते हैं, और जब वस्तुओं को दूसरे देश से खरीदा जाता है उसे आयात कहते हैं। क्या कहते हैं? आयात। और जब बेचा जाता है तो उसे कहते हैं निर्यात। ठीक है, तो व्यापार के द्वारा वस्तुओं को दूसरे देश में बेचना क्या कहलाता है? निर्यात कहलाता है। आगे बात करते हैं कि समवर्ती सूची के विषय में कौन सी सरकार कानून बना सकती है। तो इसके विषय में केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, पर जो कानून अगर कभी केंद्र ने उसका कानून बना दिया है तो वही कानून मान्य होता है। सर्वप्रथम जो कानून केंद्र ने बनाया है वही मान्य होता है, पर इसमें दोनों केंद्र और राज्य दोनों मिलकर भी कानून बना सकते हैं। तो यही एक ऐसी सूची है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर कानून बना सकते हैं। इसके अलावा 2 सूची आती है, एक आती केंद्र सूची जिसे संघ सूची भी कहते हैं, और एक आती है राज्य सूची। ठीक है, आगे बात करते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल लिखिए। इसके 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। जब बात आती है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष, और इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुनकर आते हैं। इसीलिए इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है, यानी कि उच्च सदन और स्थायी सदन भी कहते हैं। ये कभी भंग नहीं होती है राज्यसभा। इसमें हर 2 साल पर जितने भी 1/3 सदस्य हैं वो अवकाश ग्रहण करते हैं, और इसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का। आगे बात करते हैं कि भारतीय संसद किससे मिलकर बनी। जब बात आती है भारतीय संसद की तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर संसद बनती है। यही होते हैं अंग। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा होता है निम्न सदन जो कि भंग हो जाता है हर 5 साल बाद, और राज्यसभा जिसका कार्यकाल होता है 6 साल का जो कि स्थायी सदन होता है और उच्च सदन भी होता है, और जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो इसके अंग होते हैं। और बात करें भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई, तो ये हुई थी 8 दिसंबर 1951 में। और देखिए पंचवर्षीय योजना की जब बात आती है तो अब पंचवर्षीय योजना को भारत में समाप्त कर दिया गया है, उसकी जगह पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। तो लास्ट हमारी पंचवर्षीय योजना थी 12वीं, वो 2012 से 2017 तक चली। और बात करें जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी वो हमारी, एक प्रश्न आया था कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो वो था 11वीं पंचवर्षीय योजना जो आखिरी पंचवर्षीय योजना से पहली योजना थी, उसका उद्देश्य था समावेशी विकास। क्या उद्देश्य था? समावेशी विकास उसका उद्देश्य था। और जो आखिरी पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 से 2017 तक रही, और अब हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना नहीं है। अब हमारे यहाँ नीति आयोग का गठन हो चुका है जो योजनाएं बनाता है देश की गतिविधियों के लिए, विकास के लिए। बात हो रही है यहाँ पे प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो वो स्टार्ट हुई 8 दिसंबर 1951 में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और ये वीडियो जिनके लिए मददगार हो, आपके बीटीसी डीएलएड में जो भी आपके सहपाठी हैं, जो भी आपके मित्रगण हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर कीजिए। और अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे प्रयास को सार्थक सिद्ध कीजिए। हमारा चैनल SBS स्टडी IQ चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। रेड कलर का जो बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबाइए, और उसके बगल में एक घंटी का आइकॉन है, उस पर आप ऑल वाला ऑप्शन है उसको टिक कीजिए। तो बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही हम आपका पूरा सिलेबस लॉकडाउन में आसानी से कंप्लीट करा देंगे। तो घर रहिए,
सुरक्षित रहिए और ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। बहुत बहुत धन्यवाद।